साल से बिना रुके, बिना थके अपने पथ पर चल रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे, और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है, और मैं थक रही हूँ। खेतों में इनके छिड़काव से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं। रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह जल रहा है। मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है। मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। हेलो एवरीवन। अभी दोस्तों मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिखाया, और इस वीडियो के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आज हमारी धरती की क्या व्यथा हो गई है, किस हालत में धरती पहुंच चुकी है, जमीन का हालत क्या हो चुका है। ये आप इस वीडियो में धरती माँ के खुद की उसकी जुबानी आप सुन रहे थे, जो कि एक नाट्य प्रोग्राम था। लेकिन साथ ही ये वास्तव में बिल्कुल सच है कि आज जिस प्रकार से हम लोग रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, जिसके कारण से हमारे स्वास्थ्य में भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और साथ ही साथ जमीन भी कठोर, बंजर और जहरीली होती जा रही है। आज इसी पर्पस को लेकर के वर्षा फोरम वर्षा फोरम जो कि एक स्वयंसेवी संस्था है, इसने बीड़ा उठाया है कि गांव गांव में जाकर लोगों को जागरूक करने का, कि रासायनिक खाद के किस प्रकार से दुष्परिणाम आ रहे हैं, उसका क्या दुष्परिणाम हमको भोगना पड़ रहा है। साथ ही साथ हम जमीन को स्वस्थ किस प्रकार से कर सकें, इसके साथ साथ हम बीमारियों से किस प्रकार से बच सकें, और साथ ही साथ हम अपनी खेती को बेहतर किस प्रकार से कर सकें, किस प्रकार से हम जहर मुक्त खेती करें, और साथ ही साथ जो अनाज हमको मिले वो जैविक अनाज मिले। इस बारे में वर्षा फोरम गांव गांव में जा करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। आज यहाँ पर उपस्थित जितने भी हैं, जिसमें से आप सभी लोग, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग किसान वर्ग से हैं और खेती का कोई ना कोई काम कर रहे हैं, चाहे वो चना का खेती कर रहे हैं, चाहे धान का हो, गेहूं का है, ज्वार बाजरा, कोई ना कोई खेती का काम आप कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोग किसान वर्ग से हैं। तो आज हम इस वर्षा फोरम के माध्यम से जानेंगे कि हम खेती को किस प्रकार से बेहतर कर सके और कैसे जहर मुक्त खेती कर सकें। तो सभी किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी जो समय आप 40 मिनट का देने वाले हैं, तो पूरी तल्लीनता के साथ में स्क्रीन पर अपनी नजर बनाए रखें। और आज इस जो वर्षा फोरम मुहिम के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसका उद्देश्य क्या है और किस प्रकार से हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। तो पूरा अपना ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन स्क्रीन की ओर रखेंगे। साथ ही साथ मैं अपने सभी डिस्ट्रीब्यूटर साथियों से मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने अपने क्षेत्रों पर इस प्रकार से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। और अभी जो प्रेजेंटेशन आप देखेंगे, यही प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर के माध्यम से आपके क्षेत्र के लोगों को वो दिखाया जाएगा, और जिससे काफी अच्छा एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ेगा लोगों में, और लोग समझना भी प्रारंभ कर देंगे। वैसे भी लोग समझ रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती का क्या बेनिफिट है, इसको लोग समझ रहे हैं। लेकिन जब हम इस मुहिम के माध्यम से, हम वर्षा फोरम के माध्यम से उनको रूबरू होंगे उनके सामने में और लाइव दिखाएंगे, तो उनको ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो जो स्लाइड अभी आप देखेंगे यहाँ पर, वही स्लाइड आपके क्षेत्र में प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाएगा। इसलिए जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर साथी हैं वो भी ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि प्रेजेंटेशन किस प्रकार से की जाती है वर्षा फोरम का, और आपको भी इसी प्रकार से प्रेजेंटेशन देना है। तो सभी किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि अभी जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं पोस्टर हमारा, जिसमें लिखा हुआ है कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त। भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कौन है? हमारे स्वयंसेवी संस्था ये वर्षा फोरम, जिसका कि उद्देश्य है स्वास्थ्य तथा भूमि सुधार अभियान। यानी लोगों के स्वास्थ्य के बारे में, और जो हमारी धरती माँ को हमने रसायन की वजह से हमने जहरीला कर दिया, उसके हेल्थ के सुधार के बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हमारा जो मिशन और विजन है, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, उन्नत किसान, खुशहाल किसान। तो साथियों, ये जो वर्षा फोरम है हमारा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से ये रजिस्टर्ड है। और ये गांव गांव जा करके लोगों को जागरूकता प्रदान कर रही है जहर मुक्त खेती के बारे में। सारे लीगल डॉक्यूमेंट कंपनी के पास मौजूद हैं, और ये सभी सर्टिफिकेट हमको पूरे ऑल ओवर इंडिया में
जहर मुक्त खेती, प्राकृतिक खेती के बारे में जानकारी देने के लिए हम परमिटेड हैं। हम ऑल ओवर इंडिया में कहीं पर भी जाकर के हम अपनी सेवाएं दे सकते हैं। तो ये तो हुआ कंपनी के बारे में जानकारी। और हमारे वर्षा फोरम का मुख्य उद्देश्य क्या है? वो है जहर मुक्त खेती। आज जितनी भी हमारी खेती हो रही है वो जहरीली खेती हो रही है। यूरिया, डीएपी, पोटास, ग्रोमोर, एंडोसल्फान, नुआन, डेमोक्रान, कंटा, फटेरा, ये सब चीजें हम खेतों में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से आज जमीन बंजर होने के कगार पे आ गई है, जमीन कठोर होती जा रही है। और जो जो भी अनाज हम पैदा करते हैं, चाहे वो धान हो, चना हो, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, दलहन, तिलहन, जो भी है, वो सब जहरीले पैदा हो रहे हैं, जिसकी वजह से बीमारियां हो रही हैं। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। दूसरा, जो रासायनिक खाद के क्या क्या दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो चीज है कि कम लागत में हम खेती को किस प्रकार से बेहतर कर सकते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो पहले के जमाने में हुआ करता था प्राकृतिक खेती, उस खेती के क्या क्या लाभ हुआ करते थे, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। आज हमारे जो चर्चा करने का विषय ये चारों पॉइंट है। तो साथियों, ये जो वर्षा फोरम है, ये गांव गांव में जा करके ये छोटा छोटा किसान चौपाल, किसान पाठशाला के माध्यम से, और कुछ बड़े रूप में जिसे हम किसान सम्मेलन कहते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक जगह चौपाल लगा हुआ है जहाँ पर बहुत सारे लोग खुले मंच पर बैठे हुए हैं। पीछे में हमारा वर्षा फोरम का बैनर लगा हुआ है। इस प्रकार से हम खुले मंच में जा करके लोगों को सलाह देने का काम करते हैं, जहर मुक्त खेती के बारे में जानकारी देते हैं। साथ ही हमारे इस काम को गति प्रदान कर रहा है हमारे वर्षा फोरम की प्रचार गाड़ी। इस प्रचार गाड़ी के माध्यम से भी गांव गांव में ये गाड़ियां घूमती है, लाउड स्पीकर में अनाउंसमेंट होता है, जहर मुक्त खेती के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो इस प्रकार से वर्षा फोरम का ये कार्यक्रम चलता है। साथियों, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं पीछे लेके चलता हूँ। जैसे कि पहले के जमाने में हमारा प्राकृतिक खेती हुआ करता था, गोबर खाद से खेती होती थी, आप सभी को पता है। उस समय की जो खेती होती थी, उससे हमारा जो अनाज पैदा हम करते थे, वो पौष्टिकता रहती थी उसमें, वो स्वादिष्ट रहता था। हमारा जो प्रकृति है वो भी संतुलित रहती थी, पर्यावरण भी हमारा स्वच्छ रहा करता था। तो इस प्रकार से स्वच्छ अनाज खाने की वजह से सभी लोग स्वस्थ रहा करते थे। स्वस्थ मन और स्वस्थ तन कहते हैं, तो उसी प्रकार से रहा करता था। लेकिन जब से हम लोगों ने रासायनिक खाद का प्रारंभ किया, यानी कि रासायनिक खेती करना चालू किया, जिसमें कि यूरिया, डीएपी, पोटास, ग्रोमोर, ये हमने चालू किया, तब से हमारे धरती की जो जमीन की जो पोजीशन है वो बिगड़ती चली गई, और स्वास्थ्य में भी बहुत ज्यादा गिरावट आने लगा, और साथ ही साथ लोग कई प्रकार की बीमारियों के भी शिकार होने लगे। ये यूरिया, डीपी, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या आप बता सकते हैं कि ये यूरिया, डीपी भारत में कब आया? शायद ही कुछ लोगों को मालूम होगा, तो पहली बार भारत में यूरिया, डीपी का आगमन कब हुआ। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भारत में यूरिया, डीपी का आगमन कब हुआ। सन 1965 का जब अकाल आया था, उस समय लोग त्राही त्राही हो गए थे, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई थी, और किसी के खेत में जरा सा भी फसल नहीं हुआ था। हालत बहुत गंभीर हो गई थी। तब उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी हमारे यहाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन जी से उन्होंने आग्रह किया कि हमारे यहाँ खेती की हालत दुभर हो चुकी है, आपके यहाँ के जो रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं वो हमको भारत में इसका आयात कराना है, हमको इसकी आवश्यकता पड़ी है। तब जब 1966 में उन्होंने आग्रह किया, तब 1967 में पहली बार भारत में यूरिया, डीएपी का प्रचलन चालू हुआ। तो उस समय इस रासायनिक खाद के साथ कुछ कीटनाशक भी आए, क्योंकि वहां के वैज्ञानिकों को पता था जब ये इंडिया वाले यूरिया, डीएपी का इस्तेमाल करेंगे तो पौधे में हरापन आएगा, हरापन आने की वजह से बीमारियां आएंगी, तो फिर उसको कीटनाशक की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार से यूरिया, डीएपी के साथ में ये कुछ कीटनाशक भी हमारे भारत लाया गया। तो ये 1967 में पहली बार भारत आया। तब उस समय हमारे देश के कृषि वैज्ञानिकों ने हमारे भारत के खेत की स्थिति को देखते हुए 5 किलोग्राम प्रति एकड़ निर्धारित किया गया था। लेकिन उत्पादन वृद्धि के होड़ में ये डोज लोग बढ़ाते गए, और आज बढ़ते बढ़ते लगभग 300 किलोग्राम हो चुका है। सोच करके देखिए कि ये 1967 में पहली बार भारत आया, और आज चल रहा है 2024, तो टोटल कितना साल हो गया? 57 साल। 57 साल में हम लोगों ने इतना यूरिया, डीपी डाला, इतना कीटनाशक डाला कि पूरा जमीन को हमने बर्बाद कर दिया, और आज हमारी जो जमीन की स्थिति है वो किसी भी प्रकार के उपज देने में असमर्थ हो चुकी है। 57 साल तक जब हमने इतना रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग किया, आज हमारा जो जमीन है वो जहरीला हो गया, जमीन कठोर हो गया, और जमीन बंजर हो गया। जमीन कठोर कैसे हो गया? आप सभी देख रहे हैं, ट्रैक्टर का जो एचपी है वो बढ़ते चला जा रहा है। सबसे पहले शुरू शुरू में जो 25 एचपी का ट्रैक्टर आया था, जब उसके नाश टूटने लग गए,
तब उसका एचपी बढ़ा दिया गया 35 एचपी, फिर 45 एचपी, फिर 55 एचपी, अब 75 एचपी का आ रहा है। यानी जमीन के कठोरता को देखते हुए एचपी को बढ़ाया जा रहा है। इसी प्रकार से जमीन जहरीला कैसे हो गया? आज आप देखिए कि आपके खेतों पे केचुआ गायब हो गया, सीप गायब हो गया, घोंघा गायब हो गया, जमीन के ऊपरी भाग में जहर बैठ गया है। इसलिए ये जो जीव जंतु जो किसान के कृषि मित्र कहलाते हैं, मित्र कीट कहलाते हैं, ये पूरे गायब हो गए। साथियों, मैं बताना चाहूंगा, एक केचुआ अपने जीवन काल में 300 टन मिट्टी को ऊपर से नीचे करता है। ये जमीन को पोला करने का काम करता है और ये बहुत जल्दी द्विगुणित होते हैं, बहुत जल्दी ये बढ़ते हैं। लेकिन हमने जहर डाल करके इन सब को मार डाला। आज हमारी जमीन बंजर हो गया। बंजर कैसे हो गया? अगर आप यूरिया डीएपी न डालो तो आपके खेत में धान पैदा होगा ही नहीं। इतना हमने जमीन को बर्बाद कर दिया है। तो साथियों, मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो इन जमीनों को लेकर के नहीं जाएंगे, लेकिन इन जमीनों को हमको आने वाली पीढ़ी को देना पड़ेगा। और सोच करके देखिए कि अगर हम इसी हालत से हम खेती का काम करते रहे तो हम आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा जमीन देंगे जिस पर बेचारा कभी वो खेती नहीं कर पाए। और जब खेती ही नहीं होगी तो इंसान खाएगा क्या? इंसान जब भी खाता है किसी न किसी अनाज को खाता है। अब वो अनाज इतना जहरीला होगा कि वो जहर इंसान के शरीर में बैठता चला जाएगा। आगे हम बात करते हैं कि जमीन जब इतनी कठोरता बढ़ेगी तो देखिएगा ट्रैक्टर भी काम करना बंद कर देगा और खेत की जुताई के लिए अपने को जेसीबी तक लेके जाना पड़ सकता है। इतना कठोर होने वाला है जमीन। इसलिए आज हमको, हर किसी को, हर किसान भाई को हमको जागरूक होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। नहीं तो ये जमीन बर्बाद हो जाएगा और इस जमीन से पैदा किए हुए अनाज के माध्यम से इंसान भी बर्बाद होते चला जाएगा। साथियों, ये जो रासायनिक खाद का दुष्परिणाम आप देख रहे हैं, कैंसर, अल्सर, ट्यूमर, माइग्रेन, हार्ट प्रॉब्लम, बीपी, डायबिटीज, ये जो गंभीर बीमारियां हो रही हैं, ये सब कहाँ से हो रही है? ये सब रासायनिक खाद का दुष्परिणाम है। ये जहरीले रसायन और जहरीले जो कीटनाशक, इनका दुष्प्रभाव आप देख रहे हैं। अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपने एक बार अपने खेतों पे अगर कीटनाशक का प्रयोग किया तो ये जो कीटनाशक है ये 50 साल तक पौधों पे चढ़ता है। और सोच करके देखिए कि हम लोगों ने 57 साल तक बेतहाशा यूरिया, डीएपी, पोटास, ग्रोमर का इस्तेमाल किया, कीटनाशकों का इस्तेमाल किया, तो आने वाले 2000 साल के लिए हमने खेत को बर्बाद कर दिया है। इसलिए आज दोस्तों, इन बीमारियों से बचने के लिए आज हमको रासायनिक खाद की मात्रा को धीरे धीरे करके कम करते जाना है और इसके उपयोग को बंद करते जाना है। इस क्षेत्र पे पहल हमारे केंद्र सरकार भी कर रही है, जैविक खेती को प्रमोट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दे रहे हैं। साथ ही साथ हमारी प्रदेश सरकार ने भी पहल किया हुआ था और लोग धीरे धीरे करके अब जैविक चीजों की महत्व को समझने लगे, केमिकल के दुष्प्रभाव को लोग समझने लगे। साथियों, इस प्रकार से बीमारियों से बचने के लिए आज हमको और आपको जागरूक होना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि रासायनिक खाद और इन जहरीले कीटनाशकों का कितना दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहा है। इस चित्र पे देख पा रहे हैं, ये राजस्थान गंगानगर की एक महिला जिसके दूध के सैंपल में डीडीटी पाया गया। इस माता के दूध का जो जांच कराया गया तो उस दूध में भी डीडीटी का मात्रा पाया गया। अब सोच करके देखिए, जो माता उस बच्चे को दूध पिला रही है, बताइए वो क्या पिला रही है? स्पष्ट है कि सीधा सीधा वो जहर पिला रही है। अब सोच करके देखिए कि इस बच्चे का कौन सा मानसिक विकास होगा और कौन सा उसका शारीरिक विकास होगा और किस प्रकार से वो बुद्धिमान वो बच्चा बनने वाला है। तो आने वाले समय में इंसान इतना जहरीला हो रहा है कि एक समय ऐसा आएगा कि इंसान अगर किसी को गुस्से से काट भी देगा तो इंसान की मौत हो जाएगी। इतना जहरीला इंसान होते जा रहा है। तो इन सब चीजों से बचना है। साथियों, ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा। नीचे में दो चित्र देख पा रहे हैं, ये जी न्यूज चैनल पे आए हैं और ये आज तक चैनल पे इसको दिखाया गया है। तो माताओं के दूध में भी जहर आ रहा है। तो सोच करके देखिए हमारा शरीर कितना जहरीला हो रहा है और यही जहर टॉक्सिन के रूप में हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है और कहीं ना कहीं वो बीमारी का कारण बन रहा है। आज इन सब चीजों से अपने को बचना पड़ेगा। आज हम सबको इन चीजों से जागना पड़ेगा। साथियों, ये जो बीमारी इन सब जहरीले रसायन के कारण हुआ और एक बार कहीं बीमारी किसी इंसान को लग गया तो इंसान के लिए ये जीते जी नर्क हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि पैरालिसिस पैरालिसिस एक ऐसी बीमारी है जो विद इन सेकंड आता है। तुरंत झटका आता है और पैरालाइज हो जाता है इंसान। और जो आदमी पैरालाइज हो गया तो उसकी जिंदगी जीते जी नर्क हो जाती है। वो दूसरों के लिए बोझ बन जाता है। वो फिर उसकी दुनिया वहीं पर समाप्त हो जाती है। उसका जो सपने हैं चकनाचूर हो जाते हैं और वो अपने आप को एक कमरे में सीमित कर लेता है। उसकी जिंदगी पूरी खत्म हो जाती है। और ये किस कारण से होता है? ये सब जहरीले रसायन और कीटनाशक के कारण होता है। आज कई लोगों को पैरालाइज होते देख रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर किसान नहीं जागा, इसके बावजूद भी अगर हम नहीं जागे तो आने वाले समय में कितना इसका भयंकर दुष्परिणाम आने वाला है, इस बात को अच्छी तरीके से अंदाजा लगाया जा सकता है। साथियों,
आगे मैं बताना चाहूंगा कि बीमारी बीमारी ना तो अमीर देखता है ना गरीब देखता है। बीमारी किसी को भी हो सकता है, क्योंकि वही अनाज अमीर भी खा रहा है, वही अनाज गरीब भी खा रहा है। अगर किसी प्रकार से अगर व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, अमीर बीमार पड़ गया, उसके पास बहुत सारा पैसा है उसके पास, वो इलाज करा सकता है। लेकिन अगर एक गरीब आदमी बीमार पड़ गया, वो कहाँ से पैसा लाएगा? उसका घर बिक जाएगा, उसका जमीन बिक जाएगा, उसे गहने गिरवी रख जाएगी, कहाँ से पैसे की व्यवस्था करेगा? बीमारी किसी को भी हो सकती है। ऐसा नहीं है कि अमीर लोगों को बड़ा बीमारी होगा, छोटे लोगों को, गरीब लोगों को छोटा बीमारी होगा, ऐसा नहीं। कैंसर, अल्सर किसी को भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर ऐसी कोई स्थिति निर्मित हो गई और किसी गंभीर बीमारी के चपेट में हम आ गए, तो मान के चलिए कि 7 से 8 लाख रुपए खत्म हो जाएगा, और पैसा नहीं है तो फिर आदमी खत्म हो जाएगा। अब ये किसके कारण हो रहा है? सिर्फ हमारी खुद की लापरवाही की वजह से। अगर हम थोड़ा सा जाग जाते, अगर हम थोड़ा सा चेत जाते, और इन रासायनिक खाद के दुष्परिणाम, जो कि आज सभी लोग जानते हैं इस बात को, और आज कहीं पर भी 2 लोग बैठे रहेंगे, 4 लोग बैठे रहेंगे, वहां पर जाकर के आप चर्चा करके देखिए कि आज बीमारियों का मुख्य कारण वही किसान बोल रहा है। वही किसान बोलता है जितना भी रासायनिक खाद और कीटनाशकों का ये दुष्परिणाम है, लेकिन वही खुद जा करके यूरिया, डीएपी को बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग कर रहा है। और साथियों, मैं आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, आज मार्केट में यूरिया, डीएपी नकली आ रहा है। अभी पिछले दिनों न्यूज में आप लोगों ने पढ़े होंगे कि नकली खाद पकड़ाया गया करके। तो असली यूरिया, डीएपी से कहीं ज्यादा खतरनाक वो नकली यूरिया, डीएपी बन रहा है। उससे तो और भी गंभीर बीमारियां होंगी। अब आज इंसान समझ नहीं पा रहे हैं कि हम किसको डालें। बेहतर यह है कि जो प्राकृतिक खेती होती थी, जो आपके खुद के हाथ में जो फर्टिलाइजर होता था, उसका अगर उपयोग करेंगे तो आप बेहतर तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, जैविक खेती कर सकते हैं, शुद्ध अनाज प्राप्त कर सकते हैं। आगे मैं चलना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आप लोगों को, एक इंसान दिन और रात मेहनत करता है, श्रम करता है, 2 पैसा बचाता है, कमाता है, क्योंकि उसके सपने हैं और उन सपनों को वो पूरा करना चाहता है। इन पैसों के माध्यम से वो किसान अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। इन पैसों के माध्यम से वो एक शानदार मकान बनाना चाहता है। लेकिन अगर किसी गंभीर बीमारी का अगर वो शिकार हो गया, तो फिर जितना पैसा बचा करके रखा है, वो पैसा डॉक्टर को देना पड़ेगा, हॉस्पिटल को देना पड़ेगा। बेटी की शादी का सपना चकनाचूर हो गया, मकान का सपना चकनाचूर हो गया। तो साथियों, क्यों हम जानबूझ करके हम अपने लिए इस प्रकार से गड्ढे खोदते चले जा रहे हैं? किसान भाइयों, मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप खेती का काम करते हैं तो अपने खाने के लिए आप लोग प्राकृतिक रूप से खेती करिए। खेती किस प्रकार से करनी है हम आपको आगे बताएंगे। ये जो जितने बीमारी आप देख रहे हैं, ये सभी बीमारी किसके कारण से हो रहा है? आप सभी को पता है, रासायनिक खाद और कीटनाशकों की वजह से हो रहा है। एक जमाने में किसान को अन्नदाता कहा जाता था, आज वही किसान रोगदाता बना बैठा हुआ है, क्योंकि इन रसायनों का प्रयोग किसान करता है। किसान कोई भी हो सकता है, चाहे वो धान का खेती कर रहा हो, चाहे सब्जी की खेती कर रहा हो, चाहे चने की खेती कर रहा हो, हर वो खेती करने वाला किसान कहलाता है। तो उस किसान के माध्यम से ये रोग आ रहा है। अगर ये अभिशाप किसान को लग जाए, तो बहुत बड़ा अभिशाप कहलाएगा, और किसान अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वही किसान रासायनिक चीजों और कीटनाशकों का उपयोग कर रहा है। उससे द्वारा पैदा किए हुए अनाज को खुद खा रहा है, उनके बच्चे भी खा रहे हैं, और उनके माता पिता भी खा रहे हैं, पूरी दुनिया खा रही है, समाज खा रहा है, देश खा रहा है, मैं खा रहा हूँ, आप खा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, मैं तो खेती नहीं करता, लेकिन मेरा भी एक नैतिक दायित्व बनता है कि मैं आपको जागरूक करूं। क्यों? क्योंकि आपके द्वारा पैदा किए हुए अनाज को मैं भी खाता हूँ, इसलिए मेरा भी फर्ज बनता है। इसलिए आप सबका भी फर्ज बनता है कि आप सभी इस ओर पहल करें। और आप सबसे हमारा विनम्र प्रार्थना है कि अपने घर में खुद के खाने के लिए आप प्राकृतिक तरीके से खेती करें, जैविक खेती करें, जहर मुक्त खेती करें, जिससे अनाज स्वादिष्ट हो, पौष्टिकता से भरा हो, और वो आपकी सेहत के लिए बेहतर हो। हमारे केंद्र शासन के द्वारा भी पहल की जा रही है। आइए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी क्या कहते हैं, उनके बारे में हम सुनते हैं। मैं मेरे किसान भाइयों से आज आग्रह करना चाहता हूं, आपसे मैं कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे किसान के लिए, मेरे देशवासियों के लिए, ये धरती हमारी मां है। हमने इस धरती मां के स्वास्थ्य की चिंता की है। हम जिस प्रकार से केमिकल का उपयोग कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स का उपयोग कर रहे हैं, हम हमारी इस धरती मां को तबाह कर रहे हैं। इस मां के संतान के रूप में, एक किसान के रूप में, मुझे मेरी धरती मां को तबाह करने का हक नहीं है। आइए, आजादी के 75 साल होने जा रहे हैं। पूज्य बापू ने हमें रास्ता दिखाया है। क्या हम
10%, 20%, 25% अपने खेत में ये केमिकल फर्टिलाइजर को कम करेंगे। हो सके तो मुक्तिकार अभियान चलाएंगे। आप देखिए देश की कितनी बड़ी सेवा होगी। हमारी धरती मां को बचाने में आपका कितना बड़ा योगदान होगा। अपनी जगह पे बैठ के एक बार डिजिटल ताली बजा सकते हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए कि केंद्र की ओर से, हमारी सरकार की ओर से, हमारे मुखिया की ओर से भी इन चीजों को बारे में अवगत कराया जा रहा है। तो साथियों, मैं आगे चलता हूं कि हम प्राकृतिक खेती करें तो किस तरीके से करें। आप सभी को पता है, पहले के जमाने में गोबर खाद से खेती होती थी और अभी उसका नया वर्जन केचुआ खाद। केचुआ खाद तो खैर प्राकृतिक रूप से ही बनता है, लेकिन लोग अपनी जगहों पर केचुआ खाद भी बनाना चालू कर दिया। तो इस प्रकार से गोबर के खाद से या वर्मी कंपोस्ट से अगर आप खेती का काम करते हैं तो आपकी खेती बेहतर हो सकती है। और इस तरीके से किया गया खेती ये बेहतर प्राकृतिक खेती कहलाता है। और इस प्रकार से जो खेती करेंगे और यहाँ से जो अनाज आएगा वो एकदम स्वादिष्ट रहेगा, पौष्टिकता से भरपूर रहेगा, बीमारियां कम होंगी, जहर मुक्त रहेगा और आपकी जमीन में भी सुधार आएगा। आज इन रसायनों के कारण से धरती जमीन की जो पानी की जो फसल में खपत जो है वो बढ़ गया है, जमीन जहरीला हो रहा है, इससे भी बचाव होगा। तो हमारा ये सलाह रहता है कि हमारे वर्षा फोरम की ओर से कि आप, अगर आपके पास में व्यवस्था है गोबर की, आप उसके वर्मी कंपोस्ट भी बना सकते हैं। अगर ये व्यवस्था कर सकते हैं तो साथियों आप लोग प्राकृतिक तौर से खेती करें, जहर मुक्त खेती करें और साथ ही साथ रासायनिक खाद और कीटनाशकों से बचने की कोशिश करें। और यदि आप लोगों के पास में गोबर की व्यवस्था नहीं है, अगर आप गोबर की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो आप किसी गौशाला से मंगा सकते हैं। गौशाला से मंगाते हैं तो वहां पर भी लगभग लगभग 2,500 रुपए की लागत लग जाती है। अगर वो भी आपको महंगा पड़ता है तब हम आपको सलाह देते हैं कि हमारे वर्षा फोरम की ओर से आपको सलाह दी जाती है कि आप हमारी कंपनी का रूट बूस्टर और रूटेज गोल्ड का आप उपयोग कर सकते हैं। ये जो रूट बूस्टर आप देख पा रहे हैं, ये रूट बूस्टर एक पैकेट जो है वो 500 ग्राम का है। और ये जो रूट बूस्टर ये आपके एक ट्रैक्टर गोबर की खाद का काम करता है। यदि आप एक ट्रैक्टर गोबर की खाद अगर आप अपने खेत में डालते हैं तो उससे आपकी जमीन में जो परिवर्तन आता है वो इसके एक पैकेट यानी कि 500 ग्राम की मात्रा में आपके एक ट्रैक्टर गोबर की खाद का ये काम करता है। यहाँ पर जो एक ट्रैक्टर गोबर की खाद देख रहे हैं इसमें भी ह्यूमिक एसिड है और हमारे इस रूट बूस्टर में भी ह्यूमिक एसिड है। जमीन को एक ट्रैक्टर गोबर खाद से लगभग 70% ह्यूमिक एसिड मिलता है। वही 70% ह्यूमिक एसिड हमारे इस रूट बूस्टर में है। इसके अतिरिक्त 3 प्रकार के और इसमें घटक द्रव्य मिलाए गए हैं, जो फल्विक एसिड है, एटोनिक है और सिलिका है। ये 3 चीजें और एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया गया है जो आपकी फसल की बढ़ोतरी के लिए, उसके ग्रोथ के लिए जबरदस्त काम करता है। तो ये रूट बूस्टर, एक पैकेट रूट बूस्टर आपका एक ट्रैक्टर ट्रॉली गोबर की खाद का काम करता है। आप चाहे एक ट्रैक्टर गोबर की खाद डालें या अगर आपके पास में व्यवस्था नहीं है तो आप सिर्फ और एक रूट बूस्टर डाल करके भी एक ट्रैक्टर गोबर खाद का आप काम ले सकते हैं। इसके डालने से आपके खेतों में क्या क्या परिवर्तन आता है और इसके क्या क्या फायदे हैं, आइए हम इसको जानने और समझने की कोशिश करते हैं। रूट बूस्टर को अगर आप खेतों पे डालते हैं तो आपकी जमीन की जो उर्वरा शक्ति है उसमें वृद्धि होती है, जमीन को ये उपजाऊ बना देता है। इसका दूसरा जो फायदा होता है, ये मिट्टी के जहरीलेपन को धीरे धीरे करके कम करता है। एकदम से कम नहीं करेगा, पहले साल में कुछ कम करेगा, दूसरे साल में कुछ कम करेगा, तीसरे साल में और ज्यादा कम करेगा और धीरे धीरे करके जहरीलेपन को ये काटेगा। क्योंकि 57 साल से जब आप इतना जहर डाले हैं एकदम से एक साल में कैसे खत्म होगा। धीरे धीरे करके जहर खत्म हो जाएगा और मिट्टी आपके पूरी तरीके से उपजाऊ हो जाएगी, जहर मुक्त हो जाएगी। तीसरा इसका बेनिफिट क्या है, ये मिट्टी को मुलायम बनाता है, यानी जमीन को ये भुरभुरा करता है, मिट्टी को भुरभुरा करता है। इसके 2 फायदे होते हैं। मिट्टी भुरभुरा हो जाने से या नरम या पोला हो जाने की वजह से इस जो पौधे की जो जड़ें हैं वो गहराई तक जाती है और जिससे ज्यादा मात्रा में उसको खनिज लवण अवशोषित करने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ में जमीन के साथ में पकड़ अच्छी बनती है जड़ के, जिसकी वजह से आंधी तूफान में पौधा गिरता नहीं है। चौथा बेनिफिट है, ये भूमि की जल धारण क्षमता में वृद्धि करता है। पानी को ये जमीन के अंदर 1 फीट की गहराई पर रोक करके रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम पूरी फसल में पानी नहीं दे सकेंगे, आखिरी पानी अगर हम नहीं दे पाएंगे तब भी हमारा फसल पक जाता है, क्योंकि जमीन के अंदर भी नमी को बनाए रखता है। पौधे की रोग प्रतिरोधक शक्ति में ये वृद्धि करता है, जिससे कई प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, जो उसके इम्यून सिस्टम कमजोर होने से कई प्रकार की बीमारियां होती है, उन बीमारियों से बचाव करने में मदद मिलता है।
कल्ले की संख्या में वृद्धि होती है। कल्ले यानी जिसको हम कंसा कहते हैं। अगर कंसा ज्यादा रहेगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी। तो ये कंसों की संख्या में वृद्धि करता है। अगला फायदा जो होता है वो है जड़ तथा मौसम संबंधी बीमारियों से बचाव करता है। जब रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेगी तो जड़ और मौसम संबंधी बीमारियों से बचाव होता है। अगला फायदा है इसका फूल तथा फलों की गिरावट को कम करता है। जब पौधे में फूल होगा जब पौधे में फूल होगा तो फल भी आएंगे, दाने भी आएंगे। तो फूल और फलों की गिरावट को यह कम करता है। साथ ही साथ मिट्टी के पीएच को संतुलित करता है। अभी तक हम लोगों ने कभी मिट्टी का जांच नहीं कराया, मिट्टी का परीक्षण नहीं करा पाया, और मिट्टी अम्लीय है या मिट्टी क्षारीय है, बस हम लोग रासायनिक खाद डाले जा रहे हैं। जैसे दादाजी ने खेती किया, पिताजी ने खेती किया, हम भी किए, लेकिन मिट्टी का परीक्षण कभी नहीं कराया। अगर नहीं भी करा पाए हैं तो ये जो रूट बूस्टर है मिट्टी के पीएच को ये संतुलित कर देगा। इसके साथ साथ ये अनाज के जो दाने हैं वो वजनदार और चमकदार आते हैं, जिसके कारण आपको बाजार मूल्य आपको अच्छा मिलता है। उत्पादन में वृद्धि होती है। अगर आपके खेतों में मान लीजिए 20 कुंटल की अगर आपकी उत्पादन होती है तो 20% के भी अगर ग्रोथ आता है तो 4 कुंटल की वृद्धि हो जाती है। अब 2500 रुपए की प्रति कुंटल के हिसाब से देखेंगे तो आपको 10,000 का बेनिफिट होता है। तो इस प्रकार से उत्पादन में वृद्धि होती है और ये हर प्रकार के फसल के लिए अनुकूल है। इसे किसी भी प्रकार के फसल में इसका उपयोग आप कर सकते हैं बेहतर ग्रोथ के लिए। इसी के साथ साथ हमारा जो अगला प्रोडक्ट है वो रूट एज गोल्ड है। ये भी हर प्रकार के फसल के लिए अनुकूल है। ये लिक्विड फॉर्म में है। ये 250 ml की मात्रा में आता है। इसका उपयोग हम करते हैं पौधे की अंदरूनी शक्ति को बढ़ाने के लिए। ये पौधे की अंदरूनी शक्ति को बढ़ाता है, जिससे पौधों को ज्यादा मात्रा में खनिज लवण और विटामिन अवशोषित करने में मदद मिलती है। किसी भी प्रकार के उर्वरकों का समुचित उपयोग कराने में ये सहयोग करता है। अभी जो भी हम लोग उर्वरक डालते हैं उसका पूरा मात्रा में पौधे उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, उसको शोषित करने में ये मदद करता है। साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक शक्ति में वृद्धि होती है। पौधों की जो पत्तियां होती है उसमें हरापन आता है क्योंकि क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तेज होती है। फूल और फलों की गिरावट को ये कम करता है। उत्पादन में वृद्धि होती है और फसल की गुणवत्ता और पौष्टिकता और स्वाद को बढ़ाने में विशेष मददगार है। इसका प्रयोग हम कब करते हैं? जब जब भी आपको लगता है कि मुझे मेरी फसल में किसी प्रकार का कीट का हमला हो गया है और कीटनाशक का छिड़काव करना है, तो इसको कीटनाशक के साथ मिला करके आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और इसका समय सीमा निश्चित नहीं है। जब भी आप किसी प्रकार के कोई भी चीज का स्प्रे करते हैं उसमें आप इसको मिक्स कर देंगे तो आपके पौधों की जो ग्रोथ है वो देखने को बनेगा। इसके उपयोग की विधि क्या है? प्रथम वर्ष अगर आप रूट बूस्टर का उपयोग कर रहे हैं, 500 ग्राम की मात्रा को जो आधार खाद आप डालते हैं उस आधार खाद में या उस आधार खाद की मात्रा को 30% कम करके आपको इसका एक पैकेट को आपको प्रति एकड़ के हिसाब से मिक्स करके डालना है। दूसरे साल 60% और तीसरे साल 90% आपको रासायनिक खाद की मात्रा को कम करते जाना है। एक फसल में कम से कम 2 बार माने 2 पैकेट अगर आप बूस्टर को डालते हैं तो आपका जबरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से रूट एज गोल्ड को जब जब भी आप किसी प्रकार का कोई भी चीज छिड़काव करेंगे उसमें आप उसको मिक्स कर देंगे, जबकि उसकी मात्रा को आधा करना है। अगर आप कीटनाशक का छिड़काव करते हैं और अगर दुकान वाले ने अगर आपको कहा है कि आपको 500 ग्राम की मात्रा को छिड़काव करना है तो आप 500 ग्राम न डालिए, आधा कर दीजिए। आधा मतलब 250 ग्राम कीटनाशक डालिए और 250 ml हमारा रूट एच गोल्ड डालिए। तो जो आधा आपने कीटनाशक डाला हो उसके पावर को ये बढ़ा देगा रूट एच गोल्ड। तो इस प्रकार से आपकी लागत में कमी आएगी। जब यूरिया डीएपी की मात्रा धीरे धीरे करके कम होगा तो आपकी लागत में कमी आएगी और उत्पादन में वृद्धि होगा। तो इस प्रकार से आप कम लागत में बेहतर खेती भी कर सकते हैं। तो साथियों इस प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। तो इसके रूट एच गोल्ड और रूट बूस्टर का तो प्राकृतिक तरीके से खेती होती है, जैविक तरीके से खेती होती है। अनाज भी स्वादिष्ट होता है, उसमें पौष्टिकता रहती है। सारे विटामिन और मिनरल्स हैं जो खनिज लवण हमको मिलने चाहिए हमारे शरीर के संचालन के लिए, वो सारी चीज इसमें उपलब्ध हो जाते हैं। आज रसायनों की वजह से जितने विटामिन और मिनरल्स हैं वो खत्म हो चुके हैं और सिर्फ पेट भरने के लिए हम लोग अनाज का सेवन करते हैं। इस प्रकार से हो रहा है और बीमारियां भी उन्हीं के कारण से हो रही हैं। कुछ टॉक्सिक हमारी बॉडी में डिपॉजिट हो रहे हैं और कुछ जरूरी जो तत्व कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, ये जो हमको अनाज के माध्यम से हमको डाइट के माध्यम से मिलना चाहिए वो चीजें नहीं मिल पा रही हैं। ये जो रसायन है उसको जला के खत्म कर दे रही है, जिसकी वजह से भी बीमारियां हो रही हैं। तो आइए आज हम लोग सब मिल करके प्राकृतिक खेती की ओर उन्मुख हों। और मैं बताना चाहूंगा साथियों, आज हमारे बहुत से जो राज्य हैं वो जहर मुक्त खेती की ओर आगे बढ़ चुके हैं और जैविक खेती कर रहे हैं, जिससे उनको अनाज भी अच्छा मिल रहा है, बीमारियां भी कम हो रही हैं। इस प्रकार से हम खेती करके हम भारत को फिर से हम सोने की चिड़िया हम बना सकते हैं और छत्तीसगढ़ को
धान का कटोरा जिसे हम कहते हैं, वो भी हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से एक संकल्प के साथ में हम आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा साथियों, जो भी किसान भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं या जो भी हमारे साथी यहाँ पर सुन पा रहे हैं, वर्षा फोरम आपको एक रोजगार का भी अवसर प्रदान करता है। इस वर्षा फोरम के साथ संलग्न होकर के, इस वर्षा फोरम में अपने आप को पंजीकृत करके, आप इस वर्षा फोरम के सहयोग से आपको एक शानदार रोजगार का अवसर भी मिलता है। तो ये रोजगार किस प्रकार से, इसमें किस प्रकार से हमारा काम होता है और किस प्रकार से हमको इसमें आमदनी प्राप्त हो सकती है, हम इसमें आकर के हम कितना आमदनी ले सकते हैं, रोजगार के माध्यम से हमारा प्रॉफिट लेवल क्या हो सकता है, क्या हमको लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर काम मिलेगा, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी आज आपको मिल सकती है। आप उनसे संपर्क करिए जिन्होंने आज आपको इस प्रोग्राम का लिंक दे करके आपको इनवाइट किया है। अभी जैसे ही ये प्रोग्राम बंद होगा, जैसे ये प्रोग्राम बंद होगा, आप तुरंत उस व्यक्ति को फोन लगाइए जिन्होंने आपको लिंक भेज करके इस प्रोग्राम में आपको हिस्सा लेने को कहा है। आज उनको धन्यवाद भी आप दे सकते हैं कि आपको एक शानदार चीज उन्होंने जानकारी में दी और शानदार एक रोजगार का अवसर उन्होंने प्रदान किया। साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप वर्षा फोरम के साथ संलग्न होते हैं तो आप यहाँ से किसी एक सरकारी कर्मचारी की भांति जितना आमदनी वो लेते हैं उतना आमदनी आप ले सकते हैं। किसी प्राइवेट जॉब करने वाले व्यक्ति की भांति जितना आमदनी वो लेते हैं उतना आमदनी आप यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। और ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो खेती को प्रमोट करता है, और खेती का काम साथियों जानते हैं कभी जिंदगी में बंद होने वाला नहीं है। और जो काम जिंदगी में कभी नहीं बंद होगा उस काम में बहुत बड़ा पोटेंशियल रहता है, बहुत बड़ा दायरा रहता है उसका, और उस काम में आपको सबसे ज्यादा तरक्की मिल सकती है, सबसे ज्यादा ग्रोथ मिल सकता है। और यहाँ से आप इतना अर्निंग करेंगे, इतना पैसा कमा सकते हैं जहां पर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। यदि आप इस कंपनी के माध्यम से, इस संस्थान के माध्यम से और अपने इस वर्षा फोरम के माध्यम से एक अच्छी आमदनी प्राप्त करना चाहते हैं तो बिना देरी किए उस व्यक्ति के साथ संपर्क कर लीजिए जिन्होंने आपको आज इस प्रोग्राम के लिए इन्वाइट किया है। तो साथियों, यहाँ पर मैं हमारे गणेश राम साहू जी को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा आगे प्रोग्राम के संचालन के लिए। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन वाकई में बहुत ही जबरदस्त रहा, बहुत ही शानदार रहा। हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए भी, पूरे आशा किरण ग्रुप के लिए, बल्कि उन सभी किसान भाइयों के लिए भी जिन्होंने पहली बार इस सेशन में आज हैं, सबके लिए बहुत ही शानदार रहा, बहुत ही बेहतरीन रहा। और दोस्तों, आपने आज जाना कि हमारा जो मिशन है, हमारा जो विजन है, वो सिर्फ हमारे बिजनेस के लिए नहीं है। हम पूरी ब्रह्मांड को, पूरी प्राणी जगत को एक सूत्र में लाना चाहते हैं, एक स्वस्थ जीवन देना चाहते हैं, एक स्वस्थ जमीन देना चाहते हैं, ताकि हम लंबे समय तक इस जीवन में सरवाइव कर सके, स्वस्थ जीवन जी सके। आज हमें जो अनाज मिल रही दोस्तों, वाकई में बहुत ही दूषित हो चुका है, और इसी अनाज को अगर हम सेवन करते रहे तो आने वाला हमारा समय जो है बहुत ही मुश्किल में होने वाली है। तो उस अनाज को, उस जमीन को और हमारे किसान भाइयों को बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, और उन्हीं के सलामती पर ही हमारे जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है दोस्तों। उद्देश्य पैसे कमाना नहीं होना चाहिए, हर किसान भाइयों की खेत में रूट एज को पहुंचाना होना चाहिए। ये अगर हम अपना उद्देश्य बना लेते हैं तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम अपने मिशन और विजन में कामयाब हो सकते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बिजनेस को सर जी को, जिसने बेहतरीन तरीके से इसको हमारे सामने परोस के रखा, बेहतरीन तरीके से हमारे सामने उजागर किया उन सच्चाइयों को जो आज समाज कहीं ना कहीं झेल रहा है। और मैं पूरी मैनेजमेंट को, आशा किरण वेंचर्स लिमिटेड के पूरे मैनेजमेंट को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इतनी पावन